गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं अपनी कक्षा 8 के विज्ञान का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो बच्चों, आप पिछली कक्षा में संश्लेषित रेशे के बारे में या फिर सिंपल रेशे के बारे में आप जान चुके हैं कि रेशे क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनके क्या उपयोग है। इस क्लास में कक्षा 8 में हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रेशा क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। जो रेशा है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित। जो प्राकृतिक रेशा है इसे हम प्राकृतिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह हमें पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि कपास, ऊन और रेशम, जूट आदि। संश्लेषित रेशे हैं, यह रेशा हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, इसे हम खुद बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम है संश्लेषित रेशा अथवा कृत्रिम, या फिर इसे हम मानव निर्मित रेशा भी बोल देते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से वो संश्लेषित रेशे के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके और इस संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण यहाँ पे भी देखो दिए गए हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान, ये कुछ संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि संश्लेषित रेशा क्या है। संश्लेषित रेशा है वो छोटी छोटी इकाइयों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है और यह छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है। छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिल जाती है और इससे एक बड़ी इकाई बनती है, जिसे हम कहते हैं बहुलक, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। ये सभी जो संश्लेषित रेशे हैं ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से बनाए जाते हैं, जिसका नाम है पेट्रो रसायन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संश्लेषित रेशे किससे बनाए जाते हैं, तो यह पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम मूल का ही एक कच्चा पदार्थ है। अब हम बात करते हैं संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो संश्लेषित रेशे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रेयान, दूसरा है नायलॉन और तीसरा है पॉलिएस्टर या फिर एक्रिलिक। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये नया रेयान, नायलॉन क्या क्या है और कैसे बनते हैं, कहाँ इनका उपयोग है। सबसे पहले बात करते हैं रेयान क्या है। तो यह रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। ये कास्ट लुगदी क्या होती है? तो जो हमारी लकड़ी है उसको उससे प्राप्त किया जाता है, या उसको महीन काट कर उससे लुगदी बनाई जाती है और फिर उसी का रासायनिक उपचार करके और रेयान बनाया जाता है। इसकी खोज 19वीं सदी में हुई थी। किसकी? रेयान नामक जो संश्लेषित रेशा है इसकी खोज। इस रेशे के गुण रेशम के समान होते हैं और यह रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। इसीलिए इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रेयान, या फिर इसको हम कृत्रिम रेशम भी बोल देते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कृत्रिम रेशम क्या होता है, तो उसका आंसर होगा रेयान। अपनी सुंदर बनावट और प्राकृतिक रेशम के मुकाबले सस्ता होने के कारण यह रेशा काफ़ी प्रचलित है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन अथवा गलीचा भी हम बनाते हैं। ये हो गया रेयान का उपयोग। सबसे पहले हमने जाना कि रेयान किससे बनता है, तो इसका आंसर है कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से बनता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम कृत्रिम रेशम है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर हम चादरें बनाते हैं, जो इस रेयान का उपयोग है। कुछ आपको मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ इसके अंदर। देखो, ये ऐसे हम जो चादरें हमारे घर पे हम यूज़ करते हैं वो मुख्य रूप से रेयान की ही बनी होती हैं। इसके बाद सेकंड है नायलॉन। नायलॉन जो है वो कोयला, जल और वायु के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है हमें। यह रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। प्रबल मतलब कि अगर हम इसको खींचेंगे तो ये टूटेगा नहीं। प्रत्यास्थ का मतलब है कि जब हम इसको खींचते हैं तो इसकी जो लंबाई है उसके अंदर कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ये जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहता है। इसी गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ। और हल्का होता है, इसका मतलब
कि इसे हम कहीं भी बहुत सारे इकट्ठे रेशे को इकट्ठा करके और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह रखना आसान होता है। इसके साथ ही ये चमकीला होता है, धुलने में भी सुगम होता है और इसीलिए ऐसा कपड़ा ही हमें चाहिए जो धुलने में भी आसान हो और जो अच्छा भी दिखने में भी अच्छा रहे। इसीलिए हम इस नायलॉन का उपयोग है वो कपड़ा बनाने में, जो हम पहनते हैं कपड़े उनको बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। एक नायलॉन का बना तार इस्पात के बने तार से भी मजबूत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इस्पात इस्पात यानी कि लोहा जो है उसका एक तार ले लें हम और एक नायलॉन का तार ले लें और दोनों को अगर खींचें तो नायलॉन का तार नहीं टूटेगा, इस्पात का तार टूट सकता है। इसी कारण से इस नायलॉन का जो रेशा है इसी का उपयोग पैराशूट बनाने में होता है और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है उसमें भी नायलॉन का उपयोग होता है। अन्य नायलॉन से जो चीज़ें बनाई जाती है वो है जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे। ये सब चीज़ें मुख्य रूप से नायलॉन का जो रेशा है, जिसे संश्लेषित रेशे का ही जो एक प्रकार है, उससे हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कुछ इसके डायग्राम हैं देखो, जुराबें, ब्रश, ये जो पर्दे हैं ये सारे किसके बने होते हैं बच्चों? ये नायलॉन के ही बने होते हैं। इसके बाद के कुछ और डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पैराशूट है, इधर ये चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सा है, ये दोनों ही नायलॉन का जो रेशा है उसी से बने होते हैं। ये क्यों बने होते हैं? तो उसका आंसर ये है कि जो नायलॉन का रेशा है वो जल्दी से टूटता नहीं है, वो बहुत प्रबल होता है, एक लोहे के तार से भी ज़्यादा प्रबल होता है। इसके बाद थर्ड जो प्रकार है संश्लेषित रेशों का वो है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर क्या होता है? तो पॉलिएस्टर है वह एस्टर नामक रसायन की छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलिएस्टर रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें भी नहीं पड़ती और ये आसानी से धुल जाते हैं। ये भी देखो एक आपको फ़ायदा दिख रहा है। इसीलिए पॉलिएस्टर से भी बहुत कपड़े बनाए जाते हैं। टेरिलीन है एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन अगर आपसे पूछे क्या होता है तो एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर का प्रकार है जिसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है और किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। इसी तरह पैट, यह भी एक अन्य पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग हम बोतल बनाने में करते हैं। जो हमारी नॉर्मली पानी की बोतल होती है वो पैट से बनी होती है। बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं हम, फिल्म बनाने में यूज़ करते हैं, तार आदि बनाने में भी हम पॉलिएस्टर के इस पैट नामक जो इसका पॉलिएस्टर का ही प्रकार है उसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्रिलिक क्या होता है। एक्रिलिक ऊन के जैसा दिखने वाला एक संश्लेषित रेशा है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था रेयान, वो किसके तरह दिखता था? कृत्रिम रेशम उसका नाम था, वो रेशम की तरह दिखता था। ये एक्रिलिक जो संश्लेषित रेशा है यह ऊन की तरह दिखता है और आपको पता है कि ऊन के कपड़े जो है वो हम सर्दियों में पहनते हैं। तो इसीलिए सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े जैसे स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, कंबल हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम एक्रिलिक नामक संश्लेषित रेशे से बना सकते हैं। अब बच्चों आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हमारे पास ऊन था, जब हमारे पास प्राकृतिक रेशे थे, तो हमें कृत्रिम रेशे क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो बच्चों वो इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इनके सबसे पहली चीज़ तो जो संश्लेषित रेशे हैं उनके कुछ अपने अलग फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या क्या हैं आइए हम वही देखते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, ये जो गुणधर्म या फिर इनके जो गुण होते हैं इन्हीं के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके मुकाबले? प्राकृतिक रेशों के मुकाबले। तो संश्लेषित रेशे है वो प्राकृतिक रेशों के मुकाबले कम जल सोखते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग कपड़े बनाने के लिए लोकप्रिय है। अगर कोई भी कपड़ा प्राकृतिक रेशों से बना होगा तो वो जल्दी नहीं सूखता है और ज़्यादा जल सोखता है। उसके मुकाबले संश्लेषित रेशे का ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा है संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन जब भी हम बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनकी खरीदते वक्त हम पैसों का बहुत ध्यान रखते हैं। यही एक संश्लेषित रेशों का भी गुण है कि ये सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। संश्लेषित रेशे रखरखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर जल्दी पिघल जाते हैं
इन रेशों का यह एक अवगुण भी हो सकता है। वैसे तो हम गुणधर्म ही पढ़ रहे हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे गर्म करने पर जल्दी पिघल जाते हैं और जो प्राकृतिक रेशे हैं वो गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। अब अगर कोई भी चीज़ पिघल जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, तो सीधी सी बात है कि वो अगर उसका कपड़ा बना हुआ है तो वो हमारे शरीर से चिपक सकता है और हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चों हम प्लास्टिक क्या होता है। यहाँ तक हमने बात कर ली है संश्लेषित रेशों के बारे में। जो जो संश्लेषित रेशों के बारे में हमने जानकारी हासिल करनी थी, जो जो चीज़ें हमें समझनी थी, हमने समझ ली। अब जो हमारे चैप्टर के नाम के अंदर ही है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, यानी कि सेकंड वाला भाग प्लास्टिक, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये प्लास्टिक क्या होता है, कहाँ से आया है और क्या इसका यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। वैसे इस नाम को आपने बहुत सुना होगा प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की बोतल, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की हो गई है आजकल। चलो बात करते हैं प्लास्टिक क्या होता है। संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है, यानी कि पॉलीमर है। और बहुलक जहाँ पे भी शब्द आ जाए तो ध्यान रखना कि यह हमेशा छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को इकट्ठा करके और एक बड़ी इकाई बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं बहुलक। तो प्लास्टिक भी ऐसे ही बनाया जाता है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की पुनरावृत्ति एक ही प्रकार से, ये एक नोट करने वाली या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने संश्लेषित रेशे पढ़े थे उनमें सभी इकाइयाँ थी, छोटी छोटी इकाइयाँ जिनकी पुनरावृत्ति हो रही थी वो एक ही प्रकार से हो रही थी। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं या छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनकी पुनरावृत्ति एक ही प्रकार से नहीं होती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक तो कैसे, एक ही सरल रेखा के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि इनकी पुनरावृत्ति संरेखीय हुई है। और दूसरी है क्रॉसबद्ध, यानी कि एक रेखा में चलते चलते और वहाँ से मुड़ के दूसरी रेखा स्टार्ट हो गई, दूसरी रेखा से मुड़ के एक तीसरी रेखा स्टार्ट हो गई। अगर ऐसी पुनरावृत्ति कहीं पे हो रही है तो उसे हम कहते हैं क्रॉसबद्ध। ये कुछ एग्जाम्पल है या कुछ चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है, जैसे कि हम घर पे चेयर या कुर्सी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की होती है। घर पे हमारे प्लास्टिक की बाल्टी भी होती है। बाइक या फिर जो हम टू व्हीलर देखते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इसी प्लास्टिक से बनी होती है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो मुख्य रूप से प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तथा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या फिर सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। इसी प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें से हम पहले पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के अंदर पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही कि यह गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है या विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब कि जो इसकी आकृति, जो इसकी शेप, जैसा ये हमें पहले दिख रहा था, गर्म करने के बाद ये वैसा नहीं दिखेगा। और आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि मान लो आपने कोई गर्म चीज़ प्लास्टिक की चेयर के ऊपर रख दी तो वो प्लास्टिक की चेयर को पक्का नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। दूसरी चीज़ है पॉलीथीन और पीवीसी, इस थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन की थैली हम घर पे बहुत यूज़ करते हैं। ये कुछ डायग्राम हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। इसके बाद है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको हम गर्म करने पर आसानी से नहीं मोड़ सकते, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक था उसको हम गर्म करके आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग बिल्कुल उसका उल्टा है। इसको हम गर्म करके आसानी से नहीं मोड़ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दो मुख्य एग्जाम्पल है किसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ये कुछ चीज़ें हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होती है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपने देख रखी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक के कुछ अभिलाक्षणिक करैक्टरिस्टिक्स गुण, जिसकी वजह से प्लास्टिक अपने चारों ओर इतना लोकप्रिय हो गया है कि हर दूसरी चीज़ आपको प्लास्टिक की ही बनी हुई दिखाई देती है। पहला इसका क्या गुण है? तो पहला गुण ये है कि प्लास्टिक किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। इसका मतलब यह है कि यह जल, वायु के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, और अगर अभिक्रिया नहीं करेगा
तो ये कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा, और नया पदार्थ नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है कि इसे हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्लास्टिक का गुण है कि यह हल्का होता है और चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब हम लंबे टाइम तक, एक बार अगर हमने इसकी कोई वस्तु बना दी तो उसको हम लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसका क्या गुण है? तीसरा गुण है कि यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो अगर हमें कहीं पे भी ऊष्मा यानी कि बहुत गर्म वस्तु को छूना है, हाथ लगाना है या पकड़ना है, या फिर कहीं विद्युत के चीज़, जो विद्युत एप्लायंसेज होते हैं, जो विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं, अगर उनको हाथ लगाना है तो हम वहाँ पे प्लास्टिक की मदद से उनको छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से ना तो ऊष्मा जा सकती है और ना ही विद्युत जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक का 4R सिद्धांत क्या है। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि प्लास्टिक कैसे बनता है, इसके कितने प्रकार का होता है और इसके क्या उपयोग है, और इसके उपयोग ज़्यादा होने की वजह से ही इसका एक सिद्धांत बनाया हमने 4R। वो सिद्धांत की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये क्या होता है, इसका अब हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया या किसी अन्य प्राकृतिक क्रिया के द्वारा आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो अब प्लास्टिक के बारे में आप खुद सोचो कि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। पहले अभी हमने पढ़ा है कि प्लास्टिक है वो संक्षारित नहीं होता, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, और यही प्लास्टिक का गुण प्लास्टिक के लिए एक अवगुण बन जाता है। कैसे बन जाता है? कि मान लो हमारे पास प्लास्टिक की एक चेयर है, वो ख़राब हो गई है या फिर हमारे यूज़ की नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है, पुरानी हो गई है, हमने उसको फेंक दिया। अब जैसे ही हमने उसको डस्टबिन में या कहीं पे भी फेंक दिया तो उसके ऊपर कोई भी जीवाणु की क्रिया नहीं होगी, यानी कि वो हज़ारों साल तक वैसी ही पड़ी रहेगी, और वैसी पड़ी रहेगी तो वो अपनी एनवायरनमेंट को प्रदूषित करेगी। और इसी कारण से प्लास्टिक का जो 4R सिद्धांत है वो दिया गया। वो क्यों दिया गया? वो इसलिए क्योंकि प्लास्टिक है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, और अगर एक बार ये बन जाता है प्लास्टिक तो उसके बाद जल्दी से अपघटित नहीं होता है। और अगर हम इसको अपघटित करते हैं तो इसके अंदर से कुछ विषैली गैसें निकलती है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। ये हमने लिखा यहाँ पे, देखो, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, इसीलिए पर्यावरण हितैषी नहीं है और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाता है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग के लिए एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें 4R सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये 4R सिद्धांत क्या है। सबसे पहला सिद्धांत है रिड्यूस, यानी कि हमें सबसे पहली जो चीज़ है कि हमें इसका उपयोग ही धीरे धीरे कम करना चाहिए। अगर हम उपयोग कम करेंगे तो प्लास्टिक का वेस्टेज भी कम बनेगा, और वेस्टेज कम बनेगा तो ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। दूसरा R का मतलब है पुनः उपयोग करिए या रीयूज़। पहला हमने क्या बचा? रिड्यूस, यानी कि उपयोग कम करिए। दूसरा हमने पढ़ा रीयूज़, यानी कि जो हमारे पास प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको बाहर ना फेंक कर या कचरे में ना डालकर उनका हमें पुनः उपयोग करने का कोई तरीका निकालना चाहिए। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रित कीजिए, यानी कि एक तो दोबारा उपयोग करिए। अब कोई चीज़ खराब हो गई है, हम उसको वैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो रिसाइकल के द्वारा उससे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि चेयर है, उसके अंदर जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसे हम रिसाइकल करके और कोई बोतल बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये तीसरा करैक्टरिस्टिक हुआ रिसाइकल का। फोर्थ करैक्टरिस्टिक है रिकवर, यानी कि पुनः प्राप्त करिए। रिसाइकल करने के बाद हमें फोर्थ जो अपना चौथा जो R है उसका मतलब है रिकवर, यानी कि पुनः हमें प्राप्त करने की। प्लास्टिक है वो एज इट इज़ पुनः प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये है प्लास्टिक का 4R सिद्धांत।
4 आर सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों बताओ 4 आर सिद्धांत क्या होता है? तो उसमें 4 आर होते हैं और उनके मतलब क्या होते हैं? तो पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे आर का मतलब होता है रीयूज़, तीसरे आर का मतलब होता है रीसाइकल और चौथे आर का मतलब होता है रिकवर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्लास्टिक है वो एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो पर्यावरण का हितैषी नहीं है। हितैषी का मतलब पर्यावरण को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, ये नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए हमें इस 4 आर सिद्धांत की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने क्या-क्या अध्ययन किया? इस चैप्टर के अंदर हमने संश्लेषित रेशों के बारे में जाना। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? उनके क्या-क्या उपयोग होते हैं? उसके बाद हमने जो सीखा वो है प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, और इसे अगर ये नुकसानदायक है तो हम इसका कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं या फिर अपने पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।